आज सभी लोग ध्यान देंगे। ये कक्षा 12 का जो फर्स्ट पेपर है फिजिक्स, जिसमें पहला लेसन होगा स्थिर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। बात तो इसमें आएगी आवेश की, तो आवेश दो तरह का होगा, एक गतिमान आवेश होगा और एक स्थिर वैद्युत आवेश होगा। तो ये स्थिर वैद्युत आवेश या आवेश क्या है, इसके बारे में तो कई लेसन हम अध्ययन करेंगे। और एक गतिमान आवेश की हम बात करेंगे, जिसको हम एक यूनिट आगे बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें देखा जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आवेश क्या है। पहले तो ये आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण, ये सब हम बताएंगे। आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पहले देखेंगे कि आवेश क्या था। सन 1750 ईस्वी में वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, जो अमेरिकन वैज्ञानिक था, और उसके पहले दार्शनिक जो थे 2500 वर्ष पहले या लगभग 2600 वर्ष पहले, दार्शनिक एक था थेल्स। उसके अनुसार बताया गया कि वैद्युत जो आवेश होता है वह एटम, परमाणु। तो अभी हम इसी लेसन में बताएंगे तुम लोगों को, जब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम लगाकर आवेश का परिभाषा देंगे। ये आवेश का मतलब होता है द्रव्य का वह गुण जो वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सके, आवेश कहलाता है। परिभाषा एक लाइन में स्पष्ट है। द्रव्य का वह गुण, द्रव्य का वह गुण जो वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सके, आवेश कहलाता है। स्पष्ट परिभाषा है, देखेंगे कहीं किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन एक लाइन में याद रखेंगे। द्रव्य का वह गुण जो वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, वो कहलाता है आवेश। तो यदि वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा तो आवेश स्थिर होगा, यदि गतिमान आवेश होगा तो वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो यहाँ चुंबक के बारे में तो हम नाम नहीं लेंगे अभी, चुंबक के बारे में चुंबक वाले यूनिट में हम बताएंगे। यहाँ स्थिर विद्युत का मतलब वैद्युत क्षेत्र से ही होगा, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा। जैसे देखो, ये आवेश की बात है तो हम कांच लेते हैं, कांच की छड़ एक ले लेते हैं, कांच की एक छड़ लिया जाए, तो कांच की एक छड़ हम लेकर और एक लेंगे रेशम, रेशम लेंगे। ये दो जो है रेशम और ये कांच, यावनोस, बिल्ली की खाल, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका नेचर होता है, जैसे कांच की छड़ और ये रेशम जो लिए हैं, दोनों को आपस में रगड़ेंगे। तो रगड़ेंगे या संपर्क में रखेंगे या प्रेरण द्वारा भी ऐसा होता है। तो कहने का मतलब कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ेंगे तो ये जो कांच की छड़ है, सभी वस्तुएं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे दार्शनिकों ने नाम रखा था एटम, परमाणु। तो इसमें छोटे छोटे परमाणु होंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर एक कांच की छड़ बनी होगी। रेशम में भी छोटे छोटे कणों से वो निर्मित होगा। तो ये कण है, तो जिन्हें एटम कहा गया, परमाणु कहा गया। तो परमाणु का भीतर से तो अधिकांश भाग खोखला होता है, उस खोखले भाग के अति सूक्ष्म स्थान में परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। तो जब इसको आपस में रगड़ेंगे, जब इसको आपस में क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, तो रगड़ने से ध्यान देंगे, रगड़ेंगे, रगड़ने से इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, विशेष ध्यान देंगे, इसका नेचर, इसका स्वभाव ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिस पर स्मॉल ई का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम में जाते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो उतना यहाँ ऋण आवेश उत्पन्न होगा और उतना ही यहाँ क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि आवेश का संरक्षण भी बताना है। तो देख रहे हैं कि रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होता है, मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में क्या होता है, जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के विनिमय से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही वस्तुएं आवेशित होती हैं, और जब वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी तो वैद्युत प्रभाव अवश्य उत्पन्न होगा। अब बात आती है कि आवेश कितने तरह का होता है। तो वैज्ञानिक जो फ्रैंकलिन था, अमेरिकन वैज्ञानिक, 1750 ईस्वी में, उन्होंने बताया था कि आवेश दो तरह का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि मान लो एक दूसरी कांच की छड़ को लें, तो एक रेशम की छड़ दूसरी ले लें हम, और दोनों को रगड़ेंगे तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इन दोनों कांच की छड़ों को जब आपस में संपर्क में रखेंगे
तो ये दोनों छड़ एक दूसरे से दूर दूर हटी, जिसके आधार पर बताया गया कि ये जो आवेश होते हैं वे एक दूसरे की ओर आते भी हैं, एक दूसरे से दूर भी हटते हैं। ये आवेशित समान आवेश, जैसा कि देख रहे हैं कांच, दोनों ही कांच है, समान नेचर वाली ये छड़ें हैं, तो वे एक दूसरे से दूर दूर हटती हैं, मतलब प्रतिकर्षण बल लगाती हैं, जिसके आधार पर बताया गया कि आवेश बल उत्पन्न करते हैं। आवेशित जो वस्तुएं होती है बल लगाती हैं, ये धन, ये भी धन, तो दूर हटेंगी। समान आवेशों में वैद्युत प्रतिकर्षण होता है। एक चीज यहाँ, यदि ऋण आवेशित रेशम की छड़ को और यहाँ जो रेशम है ऋण आवेशित, दोनों को पास पास रखेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे से दूर हटेंगे, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि समान आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है। जबकि प्रयोग द्वारा देखा गया, यदि कांच की छड़ को रेशम के पास ले आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आ जाएंगी, आकर्षित हो जाएंगी, जिसके आधार पर बताया गया कि अपोजिट, विपरीत नेचर वाले जो चार्ज होते हैं उनके बीच आकर्षण बल लगता है। अब इसमें देखेंगे कि ये जो आवेशित वस्तुएं हैं एक दूसरे पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगाती हैं। आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण लगाती हैं। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? रगड़ से, प्रेरण द्वारा। रगड़ेंगे या प्रेरण द्वारा भी आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश का मतलब वैद्युतमय, जैसे रगड़ेंगे, ध्यान देंगे प्रयोग द्वारा भी देखा गया है, जैसे कांच की जो कंघी होगी बाल से रगड़ दिया जाए तो बाल से हम रगड़ कर देखते हैं कि तिनके को, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वह कंघी अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करने लगती है। कैसे आकर्षित हुआ? तो उसमें आवेशों का, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया वस्तुएं। अब कांच जो है उससे इलेक्ट्रॉन बाल में गए होंगे तो आवेशों के कारण बल उसमें उत्पन्न हुआ। तो कहने का मतलब आवेशित जो वस्तुएं हैं, चाहे वो धन आवेशित वस्तु हो चाहे ऋण आवेशित वस्तु हो, एक दूसरे पर बल आरोपित करती है और उस बल को हम वैद्युत बल कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। और उसका नेचर दो तरह का होगा, एक आकर्षण होगा और एक क्या होगा? प्रतिकर्षण। और भी देखो आवेशों के बारे में, तो ये आवेश की परिभाषा तो लिख लिए। आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होगा? आवेशों को उत्पन्न हम करेंगे रगड़ने से या प्रेरण द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है। वैसे तो सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें ये परमाणु, जिन्हें प्रोटॉन कहा जाता है, छोटे छोटे कणों को, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और परमाणु को यदि विभाजित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका मान 1.6 गुणे 10⁻19। ये मिल्कन ने बताया था, वैज्ञानिक मिल्कन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है E = 1.6 × 10⁻⁻, ये 19 कूलाम होता है। मिल्कन के अनुसार, वैज्ञानिक मिल्कन के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन हटता है तो उतना परिमाण का आवेश लेकर अपने साथ जाता है। और आवेशों का जब विनिमय होता है, इतना इलेक्ट्रॉन पर आवेश हटा तो उतना पॉजिटिव, क्योंकि वस्तुएं जो होती हैं विद्युत की उदासीन होती हैं। अब इसमें देखो कि ये आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश का संरक्षण क्या है। आवेश के संरक्षण में ध्यान देंगे, आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, केवल उसका रूपांतरण हो जाता है धन से ऋण में, ऋण से धन में। तो यहाँ एक चीज आवेश के मात्रक की भी बात आएगी। आवेश का मात्रक, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा, उस पर क्वेश्चन भी दिया होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण, तो इसकी परिभाषा एक लाइन में हम बता रहे हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। सूत्र तो होता है Q = N होता है, लेकिन बात आती है कि आवेशों का क्वांटीकरण है क्या, किसे कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ। अब देखो ये आवेश जो है, हम एक इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ले जा सकते हैं। अब ये नहीं कि हम हाफ इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन तो स्थानांतरित हो ही नहीं सकता। मान लो यह 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो इस तरह से हम कहेंगे कि आवेश जो होता है, आवेशों का पूर्ण गुणज, जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया तो स्मॉल ई चार्ज होगा, यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हम करा दिए तो 2e चार्ज होगा, और 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कराएंगे तो 3e चार्ज हो जाएगा। जैसे इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन हटे तो कितना आवेश आ गया? 2e के बराबर पॉजिटिव चार्ज,
और वहां 2 जहां गया वो इलेक्ट्रॉन 2e के बराबर नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब स्मॉल ई जो है जिसे मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश की भी बात आएगी इसमें। मूल आवेश क्या है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा से छोटा आवेश कहलाता है मूल आवेश। देखो सन 1964 ईस्वी के पहले की बात हम बता रहे हैं। सन 1964 जो ईस्वी है उसके पहले वैज्ञानिक, सन 1964 ईस्वी के पहले वैज्ञानिक ये माना करते थे कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा कण है, जिस पर जो आवेश होता है उसको हम मूल आवेश कहते हैं। लेकिन आधुनिक मत के अनुसार ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी विभाजित है। इलेक्ट्रॉन को भी हम कई भागों में तोड़ सकते हैं, आधुनिक मत के अनुसार बताया जाता है। यहाँ हम ये भी दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर कैसे इतना चार्ज आता है, प्रोटॉन पर कैसे उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्रोटॉन किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना है। ये सब ये अभी तक तो सन 1964 के पहले बताया जाता था कि एटम का, परमाणु का, ये सब मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब क्या है? मौलिक कण है। इनको किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन आज का आधुनिक मत कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को विभाजित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन किन्हीं 2 कणों से निर्मित है, प्रोटॉन भी 2 कणों से मिलकर बना है और न्यूट्रॉन भी 2 कणों से मिलकर बना है। वे कौन कौन से कण है, उन पर चार्ज कितना होता है, ये सब भी बात हम अब बताएंगे। तो देखो हम ये बताना चाहते थे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या, परिभाषा क्या है। तो n का मान तो इसमें होगा, पूर्ण संख्या होगी n। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से यहाँ नहीं दिखाएंगे, यहाँ 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 4 5। तो देखो मूल आवेश जो स्मॉल ई है ना, प्रकृति में पाया जाने वाला, अभी तक बताया गया कि सूक्ष्मतम आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है, स्मॉल ई। तो स्मॉल ई जो है मूल आवेश का पूर्ण गुणज, आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। और ये होगा Q बराबर Na, जहां n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और n 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और Q आवेश होगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ तो कितना आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन तो कितना। जैसे मान लो एक छड़ है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उस पर, तो कितना आवेश आ जाएगा? तो +5 ही चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिलाकर परिभाषा यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? मूल आवेश के पूर्ण गुणज को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं और वो होता है Q बराबर Na। आवेशों के क्वांटीकरण में परिभाषा लिखेंगे, मूल आवेश के पूर्ण गुणज को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अब इसमें बात तो है और हम बता रहे हैं, सुनो, उसके बाद हेडिंग हम आगे शुरू करेंगे। अभी आवेश की बात ही करेंगे तो ध्यान दो। आवेश जो होता है, आवेश का जो योगफल होता है वो बीजगणितीय योगफल होता है। जैसे बहुत से आवेश हैं, जैसे मान लिया जाए कि इस पर +5 माइक्रोकुलम का चार्ज है, इस पर मान लो -5 माइक्रोकुलम का, तो बीजगणितीय योग करेंगे, माइनस को प्लस में बीजगणितीय योग करेंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब आवेशों का योगफल बीजगणितीय होता है। और आवेशों का योगफल हो गया बीजगणितीय। एक चीज और देखेंगे इसमें, आवेश जो होता है वितरित भी होता है, आवेशों का वितरण भी होता है, आवेशों का क्वांटीकरण भी होता है। आवेश जो होते हैं प्रेरण द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसा कि हम बताए। आवेशों का मात्रक क्या है? आवेशों के मात्रक पर हम विचार करेंगे। तो मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक, यम की इस पद्धति में आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक तो होता है, सूत्र होता है Q बराबर IT से। जैसे जानते हैं धारा जो होती है, वैद्युत धारा, आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं। तो Q का मात्रक मतलब एम्पियर गुणे सेकेंड होगा। ये होगा Q का मात्रक, Q का मात्रक इक्वल्स टू I का मात्रक और इंटू होता है T, समय T का मात्रक। तो समय T का मात्रक, अब बताओ कि I का मात्रक तो जानते हैं एम्पियर, और समय T का मात्रक होता है, मूल मात्रक है एम्पियर, समय भी मूल मात्रक है। एमकेएस पद्धति में सेकंड बताया गया होगा। तो एम्पियर सेकंड हो गया Q का मात्रक, और इसी को कहा जाता है कूलाम भी कहते हैं, या ये है कूलाम।
देखो कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का पता किया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहेंगे, आगे बताएंगे भी। तो एम्पियर सेकेंड या कूलाम कहते हैं आवेश का मात्रक एम की इस पद्धति में। और भी मात्रक होते हैं, ध्यान दो। आवेश के अन्य मात्रक भी हैं, जैसा कि एग्जाम में पूछ सकता है आवेश के अन्य मात्रक। तो आवेश के अन्य मात्रक में ध्यान देंगे, आवेश के अन्य मात्रक में एक होता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का नाम सुने होंगे। अभी तो एमकेएस पद्धति में एम्पियर सेकेंड या कूलाम तुम लोगों को बताया गया, लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ध्यान दो। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक, आवेश Q का मात्रक ध्यान देंगे। आवेश को स्मॉल q से या कैपिटल Q से हम दिखाएंगे, मूल आवेश को स्मॉल से दिखला लेते हैं। अब आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो ध्यान देंगे इसको ESU का मतलब इस शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान देंगे। E का मतलब होता है इलेक्ट्रो, S का मतलब स्टैटिक, यूनिट ऑफ चार्ज होता है इसका पूरा, ये होता है ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब इस ESU और कूलाम में क्या संबंध होता है, थोड़ा इस बात को भी ध्यान देंगे। एक कूलाम जो आवेश होता है, 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 3.0 गुणे 10⁻9 ESU होगा। कहने का मतलब एक कूलाम आवेश 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसके बाद एक और मात्रक हम बताना चाह रहे हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, EMU भी होता है। तो EMU बराबर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि EMU जो होता है वह कितना होगा। तो EMU का मतलब ध्यान देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये गतिमान आवेश की बात हम करेंगे मैग्नेट के लेसन में वहां। तो देखो यह भी इसका मात्रक होता है और ये बराबर होता है, यह बराबर थोड़ा ध्यान देंगे 1 EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU होता है। तो देखो 1 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज है वह कितने के बराबर, तो ये 3 × 10⁻10 ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब बता सकते हैं कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है। कूलाम में यदि हम दिखाना चाहें कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज कितने कूलाम के बराबर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ देखो, यदि गुणे 10⁻9 रहता तो हम 1 लिख देते, 1 कूलाम लिख देते, लेकिन इसमें और इसमें 10 गुना का अंतर है, तो यहाँ ये बराबर कितना कर दें, तो 10 कूलाम। तो अब बताओ कूलाम यह बड़ा है कि यह EMU बड़ा है। EMU बड़ा है, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज 10 कूलाम के बराबर होता है, या 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होता है। बातें तो आवेश में बहुत है। तो आवेश के बारे में क्या जानना चाहोगे तुम लोग कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे आ गया उतना, इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन किससे मिलकर बना है। शायद नाम भी नहीं सुने होंगे कि आवेश जो उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे आ गया उतना, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे उतना आ जाता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल कैसे होता है, बिना आवेश का होता है, कोई चार्ज नहीं रहता। कह सकते हैं सभी लोग कि थोड़ा उसको दिखाया जाए कैसे होता है, बोलो। तो अब बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर तो जान रहे, बस यही हम सुनते चले आते हैं कि इतना चार्ज होता है, लेकिन कैसे इतना होता है उस बात को हम बताना चाहेंगे। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन वो होता है पॉजिटिव, और ये नेचर में नेगेटिव होता है, लेकिन इसका परिमाण नेगेटिव नहीं होता। ये मत कहना कि हम माइनस चिन्ह लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा दिए वहीं सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ माइनस चिन्ह अब किसी हालत में लगाना नहीं है, क्योंकि आवेश जो होता है
उसका परिमाण कभी निगेटिव नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण में इतना नहीं होता, इतना होता है प्लस में, लेकिन उसका नेचर जो होता है स्वभाव निगेटिव होता है, परिमाण कभी निगेटिव नहीं होता। तो आप प्रोटॉन पर आ जाएगा, इतना ही चार्ज होगा, लेकिन वो नेचर जो उसका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। न्यूट्रॉन की बात आएगी तो न्यूट्रल है, बिना चार्ज वाला होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो अनावेशित है, शून्य होगा। अब शून्य से नीचे जाएंगे माइनस में, तो हम कल्पना नहीं करेंगे कि माइनस में भी चार्ज होगा, लेकिन आधुनिक मत के अनुसार विशेष ध्यान देना होगा तुम लोगों को। ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हम किए, और इलेक्ट्रॉन पर उतना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज भी बताया गया होगा, जे थॉमसन ने किया था, और वही बताया था, जे थॉमसन ने ही बताया था कि इतना होता है। मिल्कन ने भी बताया था, लेकिन मिल्कन जो था वह मिल्कन प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके दिखाया था। उसके पहले जो था जे थॉमसन, वह बताया था लेकिन प्रयोग द्वारा नहीं समझा पाया था। मिल्कन ने प्रयोग द्वारा इसको दिखाया, और आगे हम लेसन बताएंगे भी तुम लोग, मिल्कन का प्रयोग भी बताएंगे कैसे वो क्या किया था। अब देखो, क्या ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण तो है, किससे मिलकर बना। तो हम देखो 6 प्रकार के कणों का नाम लेंगे। क्वार्क का नाम सुने? क्वार्क क्या है? क्वार्क इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण है। तो पहला होगा, ध्यान देंगे, पहला होगा ये नंबर 1। 6 प्रकार के हैं, 6 का विशेष ध्यान देना, 5 और 6। तो पहले नंबर पर आता है अप क्वार्क, और अप क्वार्क को यू से दिखाएंगे, स्मॉल यू से दिखला लेंगे, और इस पर जो होगा प्लस 2/3 ई के बराबर चार्ज होगा, इतना आवेश होता है, ये आवेश। अप के बाद एक टॉप भी आएगा, टॉप क्वार्क, और इसको स्मॉल टी से दिखाएंगे, इस पर भी +2/3 ई का चार्ज होगा। और टॉप के बाद ध्यान देंगे, ये चार्म भी ध्यान देंगे, चार्म भी एक होता है कण, इसको सी से दिखाएंगे, और इस पर भी +2/3 ई का ये चार्ज होगा। अब इसके बाद 3 जो आएंगे वो उस पर ध्यान देंगे। तो इसके बाद ये 3 तो हो गए, इसके बाद देखेंगे डाउन। तो डाउन जो होगा, डाउन जो क्वार्क होगा, डाउन जो क्वार्क होगा उस पर ध्यान देंगे, -1/3 ई का चार्ज। और डाउन के बाद स्ट्रेच, एक स्ट्रेच भी होता है, स्ट्रेच क्वार्क, और स्ट्रेच क्वार्क पर भी -1/3 ई का चार्ज होता है। इसके बाद लास्ट में ये बॉटम या ब्यूटी क्वार्क होता है, ब्यूटी क्वार्क, और इस पर भी -1/3 ई का चार्ज होता है। अब इसमें ध्यान देना होगा, जैसा कि अभी हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बता रहे थे, 1.6 × 10⁻⁻⁴ क्या होता है, -19 होता है। कैसे इसमें लाएंगे, स्मॉल ई का मान तो उतना होता है। अब इन्हीं 6 में से कुछ मिलेंगे तो किसका निर्माण कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का, कुछ मिलेंगे तो प्रोटॉन का, कुछ मिलेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रॉन का निर्माण करेंगे। जैसे देखो, न्यूट्रॉन के निर्माण में डाउन स्ट्रेच जब मिलेगा तो -2/3 ही होगा, और एक अप क्वार्क ले लेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो, ऐसा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भी बात आएगी। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात जब आएगी तब कितना होगा ये देखना है। कितना है, 1.6 है, तो 1.6 तो क्या करें कि 1.6 आ जाए, ये देखना है। तो इनमें से क्या करेंगे, संयोजित करके 1.6 चार्ज लेंगे तो उतना वो मिल जाएगा। कुल मिलाकर के ये इलेक्ट्रॉन से सब छोटे कण है, प्रोटॉन से भी छोटे कण है, और न्यूट्रॉन से भी ये छोटे कण। इन्हीं कणों के मिलने से प्रोटॉन का भी निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन का भी, और ये न्यूट्रॉन का भी निर्माण होता है। तो ये सब तुम लोग केवल हम बता दे रहे हैं, सुन लो, हो सकता है तुम लोग सिलेबस में न हो, ये सुने रहेंगे तो कहीं काम करेगा। तो ये बात रही आवेश की। तो आवेश की परिभाषा, मूल मात्रक, आवेशों का क्वांटीकरण।
आवेशों का योगफल भी बताया गया कि बीजगणितीय योग होता है। आवेश का मात्रक, मूल मात्रक सब बताया गया। और आवेश के संबंध में जो देख रहे हैं, ये जो अन्य मात्रक हैं उनको भी बताया गया। इलेक्ट्रॉन पर जो मूल आवेश होता है वो कितना होता है बताया गया। आवेशों क्वांटीकरण में भी तो देखो, आवेशों के क्वांटीकरण पर तुम लोगों की बुक में क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, छोटा छोटा होगा, ज्यादा जटिल क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन तो हम एक देंगे, अभी हम बोलेंगे भी, छोटा सा इसी आवेश पर ही बोलेंगे। देखना है कि लगा पाते हो कि नहीं। यदि नहीं लगाओगे तो हम बताएंगे उसको। अब इसके बाद देखेंगे, तो आवेश हो गया। आवेश के बाद आती है बात वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी बाद में उसको बताया जाएगा। ये आवेशों के कारण जो बल लग रहा था, जिसे क्या कहा गया, वैद्युत बल, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण, उसी में कूलाम का भी नियम आएगा। तो कूलाम का नियम बता लें। कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म दिखाएंगे। उसके बाद आवेशों का वितरण 3 तरह से दिखाएंगे। आवेश का रेखीय वितरण, आवेश का पृष्ठ वितरण और आवेश का आयतन वितरण भी दिखाएंगे। उसके बाद तो वैद्युत क्षेत्र की बात आएगी, इस लेसन में ध्यान देंगे। तो कूलाम का नियम इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम सिद्ध करेंगे। क्योंकि कूलाम का नियम जो होता है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के ही तुल्य होता है। अब इसके बाद न्यूटन का जो नियम है गति विषयक तृतीय नियम जानते होंगे, उसको हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे। कूलाम के नियम को तो पता चलेगा। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, ये नियम तो हम बता रहे हैं अभी, इसका सत्यापन भी हम अगले लेसन में करेंगे, गॉस थ्योरम वाले लेसन में करेंगे। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना कि 2 आवेश परिमाण में Q1 कूलाम का और दूसरा है Q2 कूलाम का। ये किसी माध्यम में रखे गए हैं, किसी माध्यम में रखे गए। माध्यम यदि चेंज करेंगे तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल भी चेंज होगा, जैसा कि हमें दिखाना है। इन आवेशों के बीच की दूरी को हम मान रहे हैं, परिमाण तो देख रहे हैं। और ये माध्यम है तो माध्यम की विद्युतशीलता भी होगी, माध्यम का डाइलेक्ट्रिक भी होगा, परावैद्युतांक भी होगा। बात अब आएगा कि विद्युतशीलता क्या है, परावैद्युतांक क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो उसको हम बताएंगे अभी। तो किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूरी जो होगी उनके बीच की, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों नियमों को यदि एक साथ लिखते हैं, इन दोनों नियमों को यदि एक साथ लिखा जाए, इन दोनों नियमों को एक साथ लिखने पर, तो एक साथ लिखने पर F समानुपाती Q1 Q2 अपान ये हुआ R², या F इक्वल्स टू, तो K यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 अपान R², जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, जिसका मान 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन, ये नॉट एप्सिलॉन का चिन्ह है, इसके बारे में बताएंगे आगे। और K माध्यम का परावैद्युतांक है, कैपिटल K, यह बराबर होता है 9 × 10⁻⁹। अब इन मानों को यदि यहाँ रख दिया जाए तो F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन K इंटू Q1 Q2 अपान R² होगा। इसमें थोड़ा सा ये देखना है, Q1 Q2 तो जान रहे हैं कि आवेशों के परिमाण यदि ज्यादा लेंगे तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल भी ज्यादा होगा। दूरी यदि बढ़ा दी जाए तो लगने वाला बल घट जाएगा। जैसा कि एटम जान रहे हैं, नाम सुने होंगे एटम का, परमाणु का, उसमें धन आवेशित नाभिक और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन दोनों आवेशित कणों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो दूरी जब बढ़ाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है सबसे बाहरी कक्षा में, तो नाभिक से दूर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूरी ज्यादा होने के कारण उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है बहुत कम होता है।
उन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से हटाया जा सकता है। अब यहाँ K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि निर्वात अथवा वायु है तो निर्वात अथवा वायु के लिए माध्यम, ध्यान दो, निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान 1, K का मान 1 होता है तथा विद्युतशीलता, ध्यान देंगे विद्युतशीलता की परिभाषा बताया जाएगा। विद्युतशीलता N0 एप्सिलॉन का मान 8.85 इंटू 10⁻12 -12 होगा। यहाँ से इसका मात्रक भी लिखेंगे इसका, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। देखो यहाँ तो तुम लोगों को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा होगा कि S = K Q1 Q2/R स्क्वायर, तो किस उसके स्थान पर इतना लिख दिया गया, तो थोड़ा यहाँ तुम लोगों को ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन बार बार इसकी बात हम करेंगे। आगे वाले सूत्र इसकी सहायता से आसान होते जाएंगे। तो इस लेसन में या आगे जितने लेसन आएंगे सब में इसकी बात हम करेंगे। एप्सिलॉन 0 K की बात हर एक लेसन में, हर एक हेडिंग में देखेंगे। तो ध्यान दो F = 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन K Q1 Q2/R स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ध्यान ये देना है कि दो माध्यम मतलब दो आवेश किसी माध्यम में रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है किस पर निर्भर करेगा। यदि माध्यम की विद्युतशीलता चेंज कर दी जाए, माध्यम बदल दिया जाए, जैसा कि देखो हम मान लेते हैं कि निर्वात अथवा वायु में रखा गया है तो बल लग रहा है। यदि इन आवेशों को हम वाटर में रख दें, जल में रख दें, तब क्या होगा। यदि जल में रख देंगे, आवेशों को यदि वाटर में रख दिया जाए, तो वाटर में रखेंगे तो जल के लिए जो परावैद्युतांक होता है कि उसका मान 81 होता है, 81 होता है। जल का डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक 81 होता है। मतलब जल में रखेंगे तो जितना वायु में बल लगेगा उसका 81वां भाग रह जाएगा घटकर बल। उसका डाइलेक्ट्रिक जो होगा, तो यह डाइलेक्ट्रिक तो देख रहे हैं जल का 81 होता है, 81वां हिस्सा रह जाएगा। विद्युतशीलता भी उसी अनुसार घट जाएगी, क्योंकि विद्युतशीलता जल की जो होगी, विद्युतशीलता वह 81 गुना ज्यादा होती है निर्वात अथवा वायु के। तो निर्वात अथवा वायु की तुलना में जो विद्युतशीलता है, जल की विद्युतशीलता क्या होती है, उसका ठीक 81 गुना होता है। इस बात को भी आगे परिभाषा में देखा जाएगा। तो ये देख रहे हैं, ये तो निर्वात अथवा वायु के लिए रहा। यदि किसी अन्य माध्यम की हम बात करें, उन्हीं आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में रखा जाए, इन आवेशों को इन आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में, इन आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में रखा जाए, तो यहाँ बताओ, यहाँ K की जगह पर 1 लिखें चाहे न लिखें, तो यहाँ K को हम हटा दे रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ K तो होगा जैसा कि देख रहे हो वहाँ K, लेकिन निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक K1 होता है, तो 1 लिखा जाए चाहे न लिखा जाए। तो इन आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में रखा जाए, तब F = होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो एप्सिलॉन 0 तो निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, और जब माध्यम चेंज करेंगे उसकी विद्युतशीलता चेंज होगी, उसको एप्सिलॉन मानेंगे, और एप्सिलॉन तो होगा, एप्सिलॉन होगा K। तो K का भी मान हम नहीं जान रहे इस माध्यम में, तो एप्सिलॉन 0, अच्छा एप्सिलॉन ही लिख दें, K का मान तो उसमें आ जाएगा। अनुपात होता है एप्सिलॉन 0 K यहाँ लिखेंगे, और इंटू Q1 Q2 अपान यह R स्क्वायर होगा उतनी ही दूरी पर। चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि एप्सिलॉन = एप्सिलॉन 0 K, तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 बराबर K। यहाँ परिभाषा भी लिख सकते हैं कि किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता जो होती है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को ही माध्यम का परावैद्युतांक
डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। यदि जल के लिए तो देखो, जल के लिए के जानते हो कितना है, T1 बताया गया, और नॉट एप्सिलॉन का मान तो 8.85 × 10⁻12। तो जल के लिए जल का जितना डाइलेक्ट्रिक होता है, परावैद्युतांक होता है, उतना गुना उसकी विद्युतशीलता बढ़ जाती है। तो ये देख रहा है, परिभाषा भी तो बताएंगे अभी। ये तो रहा कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में बताया गया। इसमें अब देखना है कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन या नॉट एप्सिलॉन का ये मात्रक क्या होगा। इसमें देखो एप्सिलॉन का मतलब किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता होगी, जबकि नॉट एप्सिलॉन या एप्सिलॉन 0 सिर्फ निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होगी। तो एप्सिलॉन किसी भी माध्यम की, जैसे मान लो कोई भी माध्यम ले लेते हैं, उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन, और नॉट एप्सिलॉन सिर्फ निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होगी। विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो अब देखेंगे एप्सिलॉन का मात्रक। देखो इसको एप्सिलॉन विद्युतशीलता जो होती है ये, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। इसका नाम है एप्सिलॉन, और यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन भी होगा किसी अन्य माध्यम का। तो एप्सिलॉन का मान का मात्रक पहले देखेंगे, एप्सिलॉन का मात्रक। तो अभी हम फार्मूला बताए थे कूलाम के नियम में कि F = 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q1 Q2 अपान होता है R²। तो एप्सिलॉन देखो के का कोई मात्रक नहीं होगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक देख रहे हैं ना, के है डाइलेक्ट्रिक विद्युतशीलता का अनुपात है। तो ऊपर जो विद्युतशीलता है उसका मात्रक जो होगा, नीचे भी तो विद्युतशीलता है, उसके बराबर होगा, कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा। एप्सिलॉन 0 का मात्रक, तो ये बराबर होगा F का मात्रक और गुणे किसका मात्रक, तो R² का मात्रक, R² का मात्रक और अपान Q1 Q2 का मात्रक। तो F का मात्रक तो जानते हैं कि न्यूटन होता है, न्यूटन। R² है तो मीटर स्क्वायर, कूलाम तो कूलाम का स्क्वायर। इसका मूल मात्रक की बात आएगी तो मूल मात्रक भी ध्यान दो, एप्सिलॉन 0 का मूल मात्रक। अब बताओ कि मूल मात्रक क्या न्यूटन मूल मात्रक है, तो नहीं है। न्यूटन बल का मात्रक है, बल द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो न्यूटन को यहाँ से हटाओगे तो द्रव्यमान भी है, त्वरण भी है इसमें। तो द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम और त्वरण का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब मीटर तो देख रहे हैं कि मूल मात्रक है, ये है। कूलाम मूल मात्रक नहीं है, व्युत्पन्न है वो। Q = IT मतलब एम्पियर का स्क्वायर गुणे सेकेंड का स्क्वायर। अब ये हुआ किलोग्राम मीटर क्यूब अपान एम्पियर का स्क्वायर, और ये सेकेंड स्क्वायर तो हो जाएगा कितना, सेकेंड पावर 4। अब इन्हीं मूल मात्रकों को जब संकेतों द्वारा व्यक्त करेंगे तो एप्सिलॉन की बीमा होगी। बीमा का मतलब होता है संकेत। तो नॉट एप्सिलॉन या एप्सिलॉन की बीमा, डायमेंशनल फार्मूला नॉट एप्सिलॉन का होगा, किलोग्राम का संकेत होता है m, मास, मीटर है तो लेंथ होगा l, और ये नीचे देखो एम्पियर है तो A/2, और ये सेकेंड है T/4 होगा। या इसको हम लिख सकते हैं ml3 T-4 और A-2 होगा, बीमीय सूत्र होगा नॉट एप्सिलॉन या एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इस तरह से हम बताए कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम के परावैद्युतांक के बढ़ने पर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है।
आवेशों को देखो, यदि वायु में रखेंगे तो बल ज्यादा लगेगा, जल में रख देंगे तो बल क्या होगा, घट जाएगा। तो किसी भी माध्यम में जिसका परावैद्युतांक ज्यादा होता है उसमें आवेशों को रखने पर बल का मान घट जाता है। अब इसके बाद तो एप्सिलॉन का ये मात्रक सब हो गया, बता दिया गया। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है जिसका सीधा संबंध न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। न्यूटन के कूलाम का जो नियम है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के तुल्य कैसे है। तो देखो, अभी हम कूलाम का जो नियम बताया है बिल्कुल इसी तरह से न्यूटन का नियम भी तुम लोगों को कक्षा 11 के फर्स्ट पेपर में बताया गया होगा। तो वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार कहा गया होगा कि किन्हीं दो द्रव्य कणों के बीच लगने वाला कौन सा बल, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल। वो तो सिर्फ आकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उन द्रव्य कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बताया गया होगा। लेकिन कूलाम क्या कहा, कूलाम ये कहा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका हम निगमन भी करेंगे, मतलब इस सूत्र को हम सिद्ध भी करेंगे, लेकिन इस लेसन में नहीं करेंगे। गॉस की प्रमेय बताएंगे, गॉस थ्योरम आगे एक लेसन होगा उसी में सिद्ध करेंगे गॉस की प्रमेय द्वारा। तो देखो, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ये न्यूटन का नियम और कूलाम का नियम दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। अंतर द्रव्यमान का और आवेश का। तो उस वहां द्रव्यमान की बात किए होंगे तो यहाँ आवेश की बात करेंगे, वहां गुरुत्वाकर्षण बल की बात किए थे तो यहाँ हम बात करेंगे किसका, वैद्युत बल का। अंतर है दोनों में, वैद्युत बल में दो तरह का नेचर, आकर्षण प्रतिकर्षण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ आकर्षण। वहां गुरुत्वीय क्षेत्र का नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र का नाम नहीं लेंगे, वैद्युत क्षेत्र का नाम लेंगे। वहां तुम लोगों को गुरुत्वीय विभव बताया गया होगा, लेकिन यहाँ हम वैद्युत विभव की बात करेंगे। वहां तुम लोगों को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक बताया गया होगा, हम यहाँ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब कुछ मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा अंतर है, ध्यान देंगे आप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट, कूलाम के नियम, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। सदिश का नाम सुने हैं, वेक्टर का नाम। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म एंड कूलाम्स लॉ ध्यान देंगे। और इसी में न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम का नाम तो सुने होंगे, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, तृतीय नियम। कहने का मतलब हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, जैसा कि आज के पहले पढ़े होंगे, 11 में पढ़े होंगे या उसके पहले भी ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को पढ़े होंगे। इसमें होता है, बताया गया होगा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सभी लोग पढ़े होंगे। तो अभी तो यहाँ एक आवेश था Q1, एक आवेश था Q2। तो ये पहला आवेश Q1 दूसरे आवेश पर बल लगाएगा तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर बल लगाएगा, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होगी, ध्यान दो। अब इसमें देखो, ये अक्ष हैं, इसको हम प्लस एक्स अक्ष कह देंगे और इसको कहेंगे माइनस वाई अक्ष, अरे प्लस वाई अक्ष। ये दोनों जो अक्षें देख रहे हैं, दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है, इसको कहा जाता है मूल बिंदु, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। इसका नाम देंगे O। और इस मूल बिंदु से भिन्न भिन्न दूरियों पर दो आवेशों को रखेंगे। तो एक आवेश जो होगा स्थिर वैद्युत आवेश है, या इसका परिमाण हम Q1 मानेंगे, और ये आवेश जहां रखा गया है वहां बिंदु का नाम
ए दे लेंगे, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी दे लेंगे। तो बिंदु ओ से जो ए की दूरी होगी वह तो जानते हैं कि दूरी का मतलब परिमाण होगा, और यहाँ से जो देख रहा है वेक्टर ओ ए वेक्टर होगा, मतलब स्थिति सदिश होगा, स्थिति सदिश। तो ओ ए होगा स्थिति सदिश का मतलब कि मूल बिंदु से कितनी दूरी पर Q1 है, स्थिति सदिश मतलब वेक्टर ओ ए, इसका परिमाण कुछ मान लेते हैं R1। ओ ए का जो मान होगा परिमाण उसको हम मानेंगे R1, चाहे वेक्टर भी लगा सकते हैं, वेक्टर R1। और एक दूसरा आवेश ले लिया जाए, तो बिंदु बी पर हम दूसरा आवेश ले रहे हैं Q2 कूलम का, जिसकी स्थिति है R2। इसकी स्थिति क्या है, ये है वेक्टर R2 है, वो भी वेक्टर R2। अब ए और बी के बीच की दूरी भी तो कुछ होगी, इसको हम मान लेते हैं कि R। बोलो। अब इसमें ध्यान देना है, Q1 जब Q2 पर बल लगाएगा, तो Q1 जब Q2 पर बल लगाएगा उस बल को कहा जाएगा, ध्यान देंगे। ये जो बल देख रहा है F12, ये F12 मत समझ लेना। F12 का मतलब हुआ कि Q1 द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। थोड़ा विशेष ध्यान देना है, वह चीज हम लिखेंगे भी। Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ये वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो माना गया है F12। तो उसको हम लिख सकते हैं F12, और ये बराबर अभी हम बताए कूलम के नियम में कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F12 इक्वल्स 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन K इंटू Q1 Q2 अपान, देखो वेक्टर है R, ये भी क्या है, ये वेक्टर है R। तो हमें वेक्टर R से नहीं मतलब है, उसके परिमाण से मतलब है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो हम मॉड वेक्टर R का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मॉड वेक्टर R का स्क्वायर। मॉड का मतलब परिमाण होता है। अब यहाँ तो हो गए 3 वेक्टर, एक वेक्टर R1 हो गया जिसको कहा जा रहा है वो ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ए बी हुआ जिसका परिमाण है वेक्टर R, मॉड वेक्टर R, और एक ये वेक्टर है R2 जिसको हम वेक्टर OB भी कह सकते हैं। थोड़ा चित्र में विशेष ध्यान देना, चित्र से या चित्र में नियम कौन सा लगाएंगे, वेक्टर योग के नियम से ध्यान देंगे। कक्षा 11 में तो वेक्टर खूब पढ़े होंगे। चित्र में वेक्टर योग के नियम से, चित्र में वेक्टर योग के नियम से, तो जानते हैं वेक्टर का जो योग होता है, किसी एक वेक्टर के हेड से प्रारंभ करके दूसरा वेक्टर खींचेंगे और अंत में क्या करेंगे कि अंतिम वेक्टर का हेड प्रारंभिक वेक्टर की टेल मतलब प्रारंभिक बिंदु से मिला देंगे। तो इस प्रकार जो परिणामी वेक्टर आएगा वह दोनों वेक्टरों के योग को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अब बताओ यहाँ 3 वेक्टर तो हैं, एक वेक्टर है वो ए और उसके हेड से दूसरा वेक्टर ए भी खींचा गया है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, तो वेक्टर OB के बराबर होगा। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर OA आप प्लस क्या कर दिया जाए, अरे क्या कर दिया जाए, वेक्टर AB और इक्वल्स टू वेक्टर OB। अब इसमें देख रहे हैं परिमाण से हमें मतलब है, क्योंकि यहाँ परिमाण से ही मतलब है। अब बताओ यहाँ वेक्टर OA, तो वेक्टर OA को हम क्या माने हैं, तो यहाँ वेक्टर R1 मान लिए हैं और प्लस AB को वेक्टर R माने हैं और OB को वेक्टर R2 माना गया है। तो इसमें तो जान रहे हैं कि इसी से हमें मतलब है, R से ही ना मतलब है, R से मतलब है। तो वेक्टर R
इक्वल्स टू क्या होगा, तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो वेक्टर R से नहीं, R के परिमाण से मतलब है, माड से मतलब है, इसलिए हम माड वेक्टर R यदि दिखाना चाहें तो माड वेक्टर R इक्वल टू माड वेक्टर R2 माइनस हो गया वेक्टर R1। यह मान यहाँ रखेंगे, ये मान रखा जाए तो यह मान रखने पर क्या होगा, यह मान रखने पर, तो ये मान रखने पर ये भी वेक्टर होगा, चूंकि बल है तो वेक्टर ही होगा। तो वेक्टर F12 इक्वल्स 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q1 Q2 अपान माड वेक्टर R स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं माड वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर हो गया 1। ये तो रहा पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। तो देख रहे हैं कि जब यह आवेश इस पर बल लगा रहा है तो यह आवेश भी इस पर वैद्युत बल अवश्य लगाएगा। तो यहाँ जो देख रहा है यह बल लगा रहा था इस पर, तो इसका हेड इधर रखा गया था, लेकिन अब Q2 द्वारा Q1 पर जब बल लगेगा तो वेक्टर की दिशा उलट जाएगी, क्योंकि इसके द्वारा इस पर फोर्स लग रहा है। तो अब देखो इसी प्रकार थोड़ा ध्यान देंगे, इसी प्रकार आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला वैद्युत बल, तो लगने वाला वैद्युत जो बल होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अब क्या होगा, जैसे पहले आवेश द्वारा दूसरे पर था तो हम मान लिए थे F12, तो अब यहाँ क्या मान लिया जाए, तो वेक्टर F21 मान लिया जाए, और यह बराबर क्या होगा, फार्मूला तो वही होगा कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q1 Q2 अपान माड वेक्टर R का स्क्वायर होगा। लेकिन अब पुनः चित्र की बात आएगी तो फिगर में थोड़ा ध्यान देंगे, पुनः चित्र में वेक्टर योग के नियम से, तो वेक्टर योग का जब नियम लगाओगे तो ध्यान देना है, अब किसको किस में जोड़ेंगे ध्यान ये देना है। बताया गया वेक्टर योग का नियम कि किसी एक वेक्टर के हेड से प्रारंभ करके दूसरे वेक्टर को खींच लेते हैं और अंत में दूसरे वेक्टर के हेड को प्रारंभिक वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से मतलब टेल से मिला देते हैं। तो इस प्रकार जो वेक्टर प्राप्त होता है परिणामी वेक्टर कहलाता है। अब बताओ कि OB वेक्टर या BA वेक्टर का योगफल ये हुआ कि नहीं हुआ, तो ये वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA और यह बराबर क्या होगा, तो वेक्टर OA होगा। अब इसमें मान रख लो, OB का मान क्या है, OB वेक्टर R2 और प्लस BA का कितना है, वेक्टर R, और ये वेक्टर OA का मान तो देख रहे हैं वेक्टर R1 है। मान हमें किसका बताना है, इसी का बताना है। तो वेक्टर R इक्वल्स टू हुआ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, तो मार्क कर लेंगे। अब ये मान रख लेंगे, इसमें जो देख रहे हैं ये R की जगह पर मान रख लेंगे। यहाँ ध्यान दो, ये मान रखेंगे तब क्या होगा, यह मान रखने पर बता सकते हैं कि F21 इक्वल्स हुआ, F21 इक्वल्स 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और इंटू Q1 Q2 अपान देखो यार है माड वेक्टर R का स्क्वायर है, तो मान वहां क्या होगा, तो माड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसमें देख रहे हैं कि थोड़ा सा अंतर है, इसमें समीकरण नंबर 1 में R2 माइनस है R1, तो यदि यहाँ हम R2 माइनस R1 करना चाहें तो माइनस चिन्ह को बाहर लेना पड़ेगा,
तो माइनस चिन्ह जब बाहर लेंगे या माइनस चिन्ह से दोनों पक्षों में गुणा कर दें तब भी मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि हम माइनस वेक्टर F21 लिखें तो ये क्या होगा, इसमें भी माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये चिन्ह प्लस है माइनस हो जाएगा। अब देखो 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q1 Q2 अपान, अब चिन्ह चेंज होगा, क्या होगा तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मॉड का स्क्वायर। समीकरण नंबर ये हुआ 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से देख के बताओ कि ये जो समीकरण में देख रहा है वही तो उधर वहां भी है, समीकरण नंबर 1 बराबर 2, लेकिन यह जब इसके बराबर होगा तो चिन्ह आएगा माइनस का, मतलब विपरीत दिशा होगी। तो समीकरण नंबर 1 बराबर 2 से ध्यान देंगे, समीकरण नंबर 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर 2 से तो 1 बराबर 2 करेंगे तो ये वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21। बोलो, इसमें देखो ये न्यूटन का गति विषयक यही नियम है, बताया गया है तुम लोगों को कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर मतलब F12 जितना बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, अपोजिट होगा, मतलब माइनस चिन्ह। यही क्या है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। किसके नियम के आधार पर, तो कूलाम के नियम के आधार पर ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की उत्पत्ति हुई है, समझे। तो अब कल तुम लोगों को बताया जाएगा।